हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रियल एट बी एड अकेडमी। माय नेम इज़ सौम्या। आज हम बात करेंगे समास के बारे में और समास में हम उसके अंतर्गत और क्या क्या बातें करेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, तो समास किसे कहते हैं सबसे पहले हम ये समझेंगे। ठीक है, फिर समास विग्रह किसे कहते हैं, फिर इसे देखेंगे। फिर समास भेद, हाँ, कि समास के कितने भेद हैं। फिर उसके बाद तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, तत्पुरुष समास के भेद को देखेंगे। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, फिर कर्मधारय समास किसे कहते हैं और द्विगु समास किसे कहते हैं। ठीक है, और फिर द्वंद्व समास किसे कहते हैं और बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं। हाँ, इस लेख के बारे में आज ये सब हम बातें देखेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं समास किसे कहते हैं। ठीक है, तो समास की परिभाषा समझते हैं और कैसे हम पहचानेंगे समास। तो समास शब्द का शाब्दिक अर्थ है संग्रह। क्या है? संग्रह या फिर सम्मेलन या फिर संक्षेप या फिर मिश्रण। ठीक है, तो इसका एक अर्थ आप बस समझ लीजिए कि समास का अर्थ है छोटा रूप। हाँ, संक्षेप का अर्थ क्या होता है? छोटा रूप। तो छोटा रूप करना जो है वो समास कहलाएगा। ठीक है, समास का तात्पर्य संक्षिप्तीकरण से होता है। जब दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर एक नया तथा छोटा शब्द बनाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक है, अभी उदाहरण से और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, समास किसे कहते हैं, है ना? समास किसे कहते हैं? तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जहाँ पर कर्म से कम शब्दों का प्रयोग करके अधिक अर्थ को या अधिक अर्थ वाले शब्दों को प्रकट किया जाता है उसे समास कहते हैं। जैसे वन वर्ड, हाँ, जैसे कोई चीज़ मान लो ये बड़ा रास्ता है, अब इसी घर पे मुझे जाना है, हाँ, तो हम इस रास्ते से न जाकर ये छोटे रास्ते से चले जाएं। जाना तो इसी घर है हमारा, बस मूल अर्थ समझ में आना चाहिए, चाहे वो बड़े रास्ते से छोड़ के हम छोटे रास्ता ही क्यों ना इस्तेमाल कर लें, है ना? तो अब वही चीज़ समास कहलाता है। ठीक है, फिर देखते हैं, यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मान लीजिए बहुत सी भाषाओं में समास का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है, जैसे संस्कृत, जर्मन तथा और भी भारतीय भाषाएं में। ठीक है, समास रचना में दो पद होते हैं। पहला पद पूर्व पद होता है और दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। ठीक है, जब यह दोनों पद आपस में मिलते हैं तो ये समस्त पद कहलाता है। ठीक है, ये पूर्व पद, ठीक है बेटा, और दूसरा पद जब आपस में मिलते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? समस्त पद कहते हैं। ठीक है, जब पूर्व पद और उत्तर पद आपस में मिलते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? समस्त पद कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? फिर समास के उदाहरण देखते हैं। ठीक है, राज का महल, तो यानी कि इसका क्या हो गया? राजमहल। तो राजमहल से अर्थ क्या हुआ? राज का ही महल हुआ। तो इतना बड़ा न लिख के हम छोटा लिख दिए कि राजमहल, हाँ, तो उसको भी हम क्या कहते हैं? राज का महल। रसोई के लिए घर, तो उसे हम छोटा रूप कर दिए, यानी कि संक्षेप में कर दिए रसोई घर। तो इसी को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। और फिर समस्त पद देखते हैं। जब किसी शब्द को समास के नियमों से बनाया जाता है तो वह समस्त पद कहलाता है। ठीक है, समस्त पद को समासिक शब्द भी कहते हैं। ठीक है, जो समस्त पद है उसे हम समासिक शब्द भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पे पूर्व पद तथा उत्तर पद। ठीक है, इसे समझते हैं। समासिक शब्द के पहले पद को पूर्व पद कहते हैं और जो दूसरा पद होता है उसे हम अंतिम पद को हम क्या कहते हैं? उत्तर पद कहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं समास विग्रह किसे कहते हैं। जैसे समास विग्रह क्या होता है? तो जब किसी समासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट किया जाता है तो उसे हम समास विग्रह या फिर इसे हम इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं कि जब समस्त पद के सभी पद को अलग कर दिया जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? विग्रह कहते हैं। जैसे भाई बहन, हाँ, तो भाई और बहन, तो ये क्या हो गया? ये विग्रह हो गया। जैसे मान लो यहाँ भाई बहन लिखा हमने, ठीक है, भाई बहन, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा
और नहीं है। अब इसका विग्रह करेंगे तो ये और बड़ा हो जाएगा कि भाई, ठीक है, और लगाना पड़ेगा, हाँ, और फिर बहन। तो ये विग्रह हो गया, भाई बहन का विग्रह क्या हो गया, भाई और बहन। ऐसे ही माता पिता जैसे ले लो, ठीक है, माता और पिता, हाँ, ऐसे हमने लिखा। अब कोई कह दे कि बेटा इसे समास विग्रह करो, तो हम लिखेंगे माता और पिता, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा विग्रह हो जाएगा। पति पत्नी में भी हम वही चीज़ करेंगे, पति और पत्नी, ठीक है। फिर समास के भेद देखते हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। अक्सर एग्जाम्स में क्या पूछता है कि समास के कितने भेद होते हैं, है ना। तो समास के टोटल कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। समास के टोटल कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। कौन कौन से, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और फिर बहुव्रीहि समास। तो सबसे पहले ये देख लीजिए समास के भेद कितने होते हैं टोटल, तो 6 होते हैं। समास के भेद कितने होते हैं बेटा, 6 होते हैं। पहला तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और फिर बहुव्रीहि समास, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, ठीक है। तो तत्पुरुष समास की परिभाषा, वह समास जिसका उत्तर पद प्रधान होता है, वह समास करते वक्त बीच की विभक्ति लुप्त हो जाती है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जो तत्पुरुष समास है वह समास जिसका उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है। जैसे जो दूसरा पद होता है, हाँ, उसी को हम उत्तर पद कहते हैं, हाँ, प्रधान होता है। वह समास करते वक्त, जो जब हम समास करते हैं तो फिर बीच की विभक्ति जो है वो गायब हो जाती है, तो हम उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास के अंतर्गत आने वाले कारक चिन्ह को हम, जैसे कारक चिन्ह कौन कौन से हैं, को, से, के, लिए, से, का, के, की, में पर आदि का लुप्त हो जाता है, ठीक है। और जब आप विग्रह करते हैं तब फिर होता है, देखिए, मूर्ति को बनाने वाला, हाँ, मूर्ति को बनाने वाला तो मूर्तिकार, काल को जीतने वाला कालजयी। तो देखिए ये क्या है, ये तत्पुरुष समास के उदाहरण है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे मूर्तिकार, तो मूर्तिकार को बनाने वाला लोप हो गया ना, काके की को, है ना। तो फिर काल को जिताने वाला कालजयी, राधा को धोखा देने वाला, राजा को धोखा देने वाला राजद्रोही, खुद को मारने वाला आत्मघाती, मांस को खाने वाला मांसाहारी, शाक को खाने वाला शाकाहारी, है ना, क्लियर है। तो ये तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरण हैं। तत्पुरुष समास के भेद अक्सर पूछ देता है कि तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं। तो कारक चिन्हों के अंतर्गत तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। देखिए बेटा, समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। फिर तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। तो पहला है कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास, ठीक है। समास के कितने भेद हो गए, टोटल 6। एक बार रीड कर लीजिए फिर से ताकि थोड़ा सा याद हो जाए। कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, आपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास, ठीक है। तो यहाँ पे कर्म तत्पुरुष बहुत छोटा छोटा सा है, ठीक है, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा, बहुत छोटी छोटी सी डिफिनेशन है, याद हो जाएगा। कर्म तत्पुरुष समास, यह समास को चिन्ह, जैसे जो को है ये, हाँ, चिन्ह के लोप से बनता है, जैसे ग्रंथकार, ग्रंथ को लिखने वाला। तो जो इसमें को चिन्ह है, देखिए ये कर्म तत्पुरुष समास में जो को का, हाँ, ये चिन्ह है, इसी का लोप हो जाता है, ठीक है। देखिए हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, ग्रंथकार, तो जब आप ग्रंथकार का समास विग्रह करेंगे तो को का इसमें लोप हो गया रहेगा, तो सिर्फ को का जिसमें लोप होता है उसे हम कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक है। ग्रंथ को लिखने वाला, ठीक है, ग्रंथ
को लिखने वाला। तो यहाँ पे को का जो है वो लोप हो रहा है यहाँ पे जब ग्रंथकार लिख रहे हैं तो, ठीक है। तो ये तत्पुरुष समास क्या है, को का जिसमें लोप हो जाए उसी को हम क्या कहते हैं, कर्म तत्पुरुष समास। क्लियर है। को का जिसमें आप आसान तरीके से लिख लो अपने शब्दों में, को चिन्ह का जिसमें लोप हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, तत्पुरुष कर्म तत्पुरुष समास। ठीक है। फिर करण तत्पुरुष समास, वह समास जिसमें दो कारक चिन्हों के अभाव से वह शब्द बनता है उसे करण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे वाल्मीकि चरित, वाल्मीकि के द्वारा रचित, हाँ वाल्मीकि रचित, ठीक है। तो वाल्मीकि के द्वारा रचित, देखिए समझ में आ गया होगा। वह समास जिसमें दो कारक चिन्ह के अभाव, ठीक है, मतलब अभाव मतलब क्या है, कमी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, वह समास जिसमें दो कारक चिन्हों के कमी से वह शब्द बनता है। तो देखिए दो कारक चिन्ह की कमी से वो एक शब्द बन रहा है। हाँ ये शब्द देखिए आपको लगेगा कि जैसे इसमें दो कारक चिन्ह होने चाहिए, लेकिन उसकी कमी से ये बना है, एक ही कारक चिन्ह है इसमें। हाँ तो उसे करण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे वाल्मीकि चरित्र, वाल्मीकि के द्वारा रचित, ठीक है, वाल्मीकि चरित्र, तो वाल्मीकि के द्वारा क्या है बेटा, रचित, तो वाल्मीकि के द्वारा रचित। तो यहाँ पे आप देख लिए ना, ठीक है। और फिर देखिए अभी और समझा रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे अब संप्रदान तत्पुरुष के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इस समास में कारक चिन्ह के लिए का लोप हो जाता है। जो संप्रदान है, देखिए मैं बताऊँ ये कितना आसान है। जैसे कर्म तत्पुरुष, कर्ता ने कर्म को करण से, तो यही तो है, वो लोप हो जा रहा है। संप्रदान का क्या है, चिन्ह के लिए होता है ना। संप्रदान का चिन्ह क्या है, के लिए। तो इस समास में कारक चिन्ह के लिए का लोप हो जाता है। जैसे सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, ठीक है। तो ये संप्रदान है। आपादान में इस समास में कारक चिन्ह से का लोप हो जाता है। जैसे पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, ठीक है। फिर आते हैं, देखते हैं अगला क्या है, संबंध तत्पुरुष, ठीक है। क्या है, संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष कारक चिन्ह का, के व की का लोप हो जाता है। जैसे संबंध हमारा राजा की भाषा, हाँ ठीक है। तो ये सब, हाँ ये संबंध है, जिसे संबंध जुड़ता है तो काके की, ये सब क्या है, इससे संबंध जुड़ता है, तो इन सब का लोप हो जाता है। फिर देखते हैं अधिकरण तत्पुरुष। इस समास में कारक चिन्ह में और पर का लोप हो जाता है। जैसे जल समाधि, जल में समाधि, तो में का लोप हो गया इसमें, जल समाधि में, ठीक है। क्लियर है। पता है यहाँ पे आज बारिश ज़्यादा हो रही है। यहाँ पे देखिए अव्ययीभाव समास, ठीक है। तो अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं, ये समास का दूसरा भेद है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अक्सर ये तो सीरियल वाइज नहीं दिया है, अव्ययीभाव समास होता है, लेकिन ये समास का भेद है। अव्ययीभाव समास की परिभाषा, जिस समास में पूर्व पद यानी कि पहला पद अव्यय हो यानी कि प्रधान हो तथा उस पूर्व पद के जुड़ने से समस्त पद भी अव्यय बन जाए, ऐसे समास को अव्ययीभाव समास कहते हैं। समझ में आ गया। जिसमें बस आप इतना मान लीजिए कि अव्ययीभाव समास में जिसमें पहला पद जो है वो प्रधान होता है, ठीक है। पहला पद क्या होता है बेटा, प्रधान होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, अव्ययीभाव समास कहते हैं। इस समास में पहला पद प्रधान होता है, देखिए लिखा है, यह वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करता है। अव्ययीभाव समास के पहले पद में अनु, आ, प्रति, यथा, भर, हर आदि होते हैं, ठीक है। जैसे देखिए ये अव्ययीभाव समास के पद में जो ये शब्द आते हैं, तो जैसे अनु आ गया, आ गया, प्रति आ गया, ये पहला पद है। तो इसे आप एक बार ज़रूर देख लीजिए कि पहला पद, जैसे देखिए जैसे प्रति है ना, दिन, ठीक है, प्रति दिन, तो ये क्या है, पहला पद आ गया, ये प्रधान है, तो ये सब जुड़ा रहता है। जैसे देखिए ये भर है, हाँ एग्जाम्पल दे देते हैं, पेट भर, ठीक है, समझ रहे हैं। फिर और क्या है, चलो अब देख लेते हैं यहाँ पे इसके। फिर देखिए अव्यय, जिन शब्दों
परलिंग, कारक, काल आदि शब्दों से भी कोई प्रभाव न हो, जो अपरिवर्तित रहे, उसे हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। अव्यय किसे कहते हैं? जिन शब्दों पर लिंग, कारक, काल जो अव्यय हैं, जैसे कारक हो गया, ठीक है। हाँ देखिए, इसे ध्यान से समझिए, अव्यय बहुत बार पूछता है तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जो लिंग है, ठीक है, ये नहीं बदलता है। अव्यय में लिंग भी नहीं बदलता है, कारक भी नहीं बदलता है, काल भी नहीं बदलता है, ठीक है, उसे हम अव्यय कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अविभाज्य समास के उदाहरण देख लीजिए। आजन्म, जन्म से लेकर, तो आ जुड़ गया यहाँ पे, तो वही चीज़ वो बोल रहा था। यथा मति, मति के अनुसार, तो यथा क्या है? हमारा प्रधान है, पहला पद प्रधान है ना। प्रतिदिन, तो इसमें प्रति क्या है? पहला पद प्रधान है, प्रति, तो पहला पद क्या है? प्रति, और यही पद प्रधान है, ठीक है। फिर यहाँ देखते हैं, जैसे कि ऊपर लिखे गए उदाहरणों में यादें पा रहे होंगे कि किस समास में पूर्व पद पहले पद में आ, यथा, प्रति आदि आते हैं। तो देखिए, अथा, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, तो यथा क्या है? यहाँ प्रधान है। हाँ, अनजाने तो बिना जाने, अन क्या है? यहाँ पे पहला पद प्रधान है, ठीक है। फिर देखते हैं ऊपर दिए गए उदाहरणों में, जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्रथम पद में यथा, अन आदि आते हैं जो कि अव्यय हैं। ऐसे समास होने पर के चिन्ह का लोप हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे घर, घर, प्रत्येक घर है ना। निसंदेह, संदेह रहित, प्रत्यक्ष, आँखों के सामने, बेखटके, बिना ठटके, बेखटके तो बिना खटके, है ना। फिर जैसा देखिए, जैसे कि आप ऊपर दिए गए उदाहरणों में देख सकते हैं कि प्रथम पद में नि, प्र, बे, ठीक है, जो यहाँ पे नि है, यहाँ पे प्र है, यहाँ पे बे है, आदि प्रयोग हो रहे हैं जो अव्यय हैं, ठीक है। वो क्या है? अव्यय हैं। इसमें क्या है बेटा? कुछ चेंजिंग नहीं हुआ है ना। फिर यहाँ पे कर्म धारय समास के बारे में देखते हैं, ठीक है। ये तीसरा भेद है, समास का तीसरा भेद है। वह समास जिसका प्रथम पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं, ठीक है। वह समास जिसका प्रथम पद जो है विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। बस इसमें मेन चीज़ यही याद रखने वाली है कि कर्मधारय समास का पहला पद विशेषण होता है, जो पहला पद है, और दूसरा पद क्या होता है? विशेष्य होता है। उसी को हम कर्मधारय समास कहते हैं, ठीक है। बस इतना ही आप डिफिनीशन याद करना, ठीक है। और दूसरे शब्दों में प्रथम पद उपमान या दूसरा उपमेय हो, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास का अंतिम पद प्रधान होता है, ठीक है। देखिए, अविभाव समास में क्या था? पहला पद प्रधान था, है ना। और यहाँ पे क्या है? अंतिम पद प्रधान होता है। जो कर्मधारय समास है, इसमें क्या है? अंतिम पद बेटा प्रधान होता है। हाँ, तो जब उन्हें अलग किया जाता है तो दोनों पद के बीच की सामान है जो रूपी से किन्हीं एक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे जब कर्मधारय समास के किसी शब्द को विग्रह किया जाता है तो दोनों पद के बीच है जो या के सामने जुड़ जाते हैं, उसे कर्मधारय समास कहते हैं, है ना। देखिए, कर्मधारय के उदाहरण देख लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। चरण कमल, ठीक है, तो कमल के समान क्या है? चरण है। तो ये पहला पद क्या हो गया? लास्ट में चला गया, ठीक है। तो पहला पद जो यहाँ पे है, अंतिम पद प्रधान होता है ना। तो चरण कमल, कमल के समान चरण। नील गगन, नीला है जो गगन, ठीक है। चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख, ठीक है। तो जैसा
कि ऊपर दिए गए उदाहरणों में देख सकते हैं कि दिए गए समास पदों में पूर्व पद एवं उत्तर पद में विशेषण व विशेष या उपमान एवं उपमेय का संबंध है, अतः ये उदाहरण कर्मधारय समास के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, फिर जैसे देखिए पीताम्बर, पीत है जो अंबर महात्मा, महान है जो आत्मा, लाल मणि, लाल है जो मणि, महादेव, महान है जो देव, है ना। और फिर देखिए ऊपर दिए गए उदाहरणों में जैसा कि आप देख सकते हैं कि पूर्व पद उत्तर पद की या तो विशेषता बता रहा है या फिर दोनों पदों में उपमेय एवं उपमान का संबंध पाया जा रहा है ना। उपमेय और उपमान का क्या है, इसमें संबंध पाया जा रहा है। जैसे पीताम्बर में आप देख सकते हैं कि वस्त्र के पीले होने की विशेषता बताई जा रही है ना। इसमें बताया है ना कि पहला पद जो है वो विशेषण होता है, ठीक है, और दूसरा पद की विशेषता बताई जाती है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है। देखिए यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। पीताम्बर में आप देख सकते हैं कि वस्त्र के पीले होने की विशेषता बताई जा रही है। लाल मणि, हाँ, में मणि के लाल होने की विशेषता बताई जा रही थी। यह उदाहरण कर्मधारय समास के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, इसमें विशेषता बताई जा रही है ना। पीत है जो अंबर यानी कि पीला है जो अंबर, ठीक है, महान है जो आत्मा, ठीक है, तो लाल है जो मणि, तो लाल, ये सब क्या है, विशेषता बताई जा रही। विशेषण की क्या विशेषता बताई जा रही, तो उसी को हम कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है, अब फिर द्विगु समास समझेंगे। ये चौथा भेद है ना, अब और बचा दो, है ना। तो द्विगु समास की परिभाषा, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक, ठीक है, पहला पद क्या है, संख्या, जैसे 1 2 3 इस टाइप का कुछ हो, ये एक व्यक्ति थे, दो व्यक्ति थे, तो द्विगु समास में क्या है, पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो तथा अन्य समस्त पद समूह का बोध करता हो, जैसे समूह में हो वो। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया बेटा। पता है आज यहाँ बहुत बारिश हो रही है। हाँ, चलिए उदाहरण देखते हैं। द्विगु समास के उदाहरण, ठीक है, दोपहर, दो पहरों का समाहार। ठीक है, समझ में आया। दो पहर, यहाँ पे दो क्या है, संख्या है, हाँ, और फिर देखिए दो पहरों का समाहार, शताब्दी, 100 सालों का समूह, तो समूह का भी इसमें बोध हुआ। वहाँ पे क्या था, द्विगु समास का परिभाषा की पहला पद जो है वो संख्यावाचक हो, पहला पद क्या है, संख्यावाचक हो, और दूसरा पद क्या है, वो समूह का हो। तो यहाँ पे शताब्दी में 100 सालों का समूह है, पंचतंत्र में 5 तथ्यों का समाहार है, सप्ताह में 7 दिनों का समूह है। ठीक है, समझ में आया। फिर देखते हैं, जैसे कि आप ऊपर दिए गए उदाहरणों में देख सकते हैं कि सभी शब्दों में पूर्व पद एक संख्यावाचक विशेषण, आपने देखा ना कि ये यहाँ पे देखिए सप्ताह यानी कि 7, क्या है, पहला पद क्या हो गया, यहाँ पे संख्यावाचक हो गया। हाँ, ये संख्यावाचक विशेषण है एवं समस्त पद किसी न किसी समूह या फिर समाहार का बोध करा रहा है ना, समूह या फिर समाहार का। जैसे दोपहर में पहला पद, ठीक है, दो जो एक संख्यावाचक विशेषण है, ठीक है, एवं समस्त पद दो पहरों का समाहार का बोध कराता है, अतः यह उदाहरण द्विगु समास का है। ठीक है, और भी क्लियर हो जाएगा। चौराहा, 4 राहों का समूह, ठीक है, तो यहाँ पे 4 क्या है, संख्यावाचक है, पहला पद क्या है, संख्यावाचक विशेषण है। त्रिकोण, 3 कोणों का समूह, तिरंगा, 3 रंगों का समूह, त्रिफल, 3 फलों का समूह, है ना। फिर देखते हैं कौन सा, हाँ देखिए ऊपर दिए गए उदाहरणों में आप देख सकते हैं कि सभी शब्दों में पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण है एवं समस्त पद किसी समूह या समाहार का बोध करा रहा है। ठीक है, अब फिर क्या देखेंगे, देखिए जैसे चौराहा का पहला वर्ण है
जो चौ जिसका मतलब है होता है चार, है ना। चार एक संख्यावाचक विशेषण है। चार क्या है? एक संख्यावाचक विशेषण है। चौराहा बनने पर समस्त पद चार राहों के समूह का बोध करा रहा है। हम देख सकते हैं कि तिरंगा में पहला वर्ण ती है, जिसका मतलब तीन होता है ना। यह शब्द एक संख्यावाचक विशेषण है, अतः यह उदाहरण द्विगु समास के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, क्यों आएंगे? क्योंकि यह पहला पद क्या है? संख्यावाचक है ना। फिर अब आते हैं द्वंद्व समास के बारे में। ठीक है, द्वंद्व समास किसे कहते हैं? तो द्वंद्व समास की परिभाषा, जब किसी समस्त पदों में दोनों पद प्रधान हो। अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं था, कभी अंतिम पद प्रधान रहता था, कभी पूर्व पद प्रधान रहता था, है ना। तो यहाँ पे अब दोनों पद समास हो तो उससे हम क्या कहेंगे? द्वंद्व समास। द्वंद्व और द्विगु में कभी कंफ्यूज नहीं होना। द्विगु में क्या था? पहला पद संख्यावाचक हो। ठीक है, तो बस उतना से ही आपका क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये द्विगु समास है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? पहला पद भी और प्लस दूसरा पद भी, दोनों पद क्या है? प्रधान हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? द्वंद्व समास। ठीक है, तो देखिए, जब किसी समस्त पदों में दोनों पद प्रधान है तथा दोनों पद को मिलाते समय और या फिर अथवा एवं आदि शब्द का, ऐसे समास को एवं द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं बता दूं द्वंद्व समास क्यों, जैसे दो शब्द को मिलाने के लिए अगर हम और का, ठीक है, या फिर अथवा का, ठीक है, या फिर मतलब ये सब रहे अगर शब्द में, तो ये द्वंद्व समास हो जाएगा। या फिर एवं का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो ये क्या है? ये सब द्वंद्व समास में आ जाएंगे। जैसे आप उदाहरण से और स्पष्ट हो जाएंगे। द्वंद्व समास के उदाहरण देखते हैं। अन्न जल, अन्न और जल, ठीक है। अपना पराया, यहाँ पे और है ना, तो बेटा यही क्या है? द्वंद्व समास का उदाहरण है कि बीच में और रहेगा और दोनों पद क्या है? प्रधान है। ठीक है, अपना पराया, अपना और पराया। ठीक है, राजा रंक, राजा और रंक और लगा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? द्वंद्व समास का उदाहरण हो गया और दोनों पद क्या है? प्रधान है, राजा और रंक। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। मुझे नहीं लग रहा किसी में भी आपको डाउट होगा। जैसा कि हम जानते हैं द्वंद्व समास होने के लिए दोनों पद का प्रधान होना ज़रूरी है ना। और आपने देखा भी कि दोनों पद प्रधान थे भी। एवं समास बनाने पर योजक चिन्ह जो है का लोप हो जाता है, होना चाहिए, है ना। और हो ही जा रहा है, राजा और रंक में और का लोप हो गया। ठीक है, तो वही चीज़ें कह रहा है। देखिए यहाँ पे कितना डीपली समझाया है कि आप अगर एक बार इसको पूरा देखेंगे तो आप नहीं भूलेंगे कभी भी, है ना। अब हम ऊपर दिए गए उदाहरणों को देखते हैं। होने ऊपर दिए गए उदाहरणों में देखा गया है कि अन्न, जल, अपना, पराया, राजा, रंक जैसे शब्दों ने मिलकर अन्न और जल, अपना और पराया, राजा और रंक बनाया। ठीक है, इन शब्दों का समास बनाने पर और योजक चिन्ह का लोप हो गया, है ना। समास बनाने में क्या हो गया? योजक चिन्ह जो है वो गायब हो गए। ठीक है, अन्न जल इस समस्त पद का समास विग्रह होगा। ठीक है, अन्न जल क्या है? इस समस्त पद का समास विग्रह होगा। जब हम जैसे अन्न जल को अगर हम तोड़ेंगे, हाँ, विग्रह करेंगे तो अन्न और जल हो जाएगा। ठीक है, अन्न और जल हो जाएगा। जैसे कि हम देख सकते हैं कि समास होने पर और योजक लुप्त हो रहे हैं एवं दोनों पद की प्रधानता है, अतः यह उदाहरण द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है। इसमें क्या है बेटा? दोनों पद आपका प्रधान रहेगा और बीच में इसका क्या रहेगा? और लगा होगा, ठीक है, या फिर एवं लगा होगा, या फिर अथवा लगा होगा। तो ये सब क्या है? उदाहरण है द्वंद्व समास का। जैसे देखिए यहाँ पे और भी 3-4 उदाहरण देख लीजिए। देश विदेश, तो देश और विदेश, यहाँ पे दोनों पद क्या है? प्रधान है और बीच में क्या है? और लग गया। ठीक है, रात दिन, रात और दिन, भला और बुरा, छोटा और बड़ा, है ना। तो ये द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। ये लास्ट है बहुव्रीहि समास, है ना। जैसा कि हम ऊपर दिए गए उदाहरणों में देख सकते हैं कि देश विदेश, रात दिन, भला बुरा, छोटा बड़ा आदि शब्दों में
क्या है, दोनों पद प्रधान है एवं जब ये दोनों शब्द मिलते हैं तो और योजक लुप्त हो जाते हैं, तो जो और है उसका लोप हो जाता है ना। जैसे देखिए मैं बता दूँ, छोटा और बड़ा, यहाँ पे जब छोटा बड़ा हम लिख रहे हैं तो और शब्द गायब हो जा रहा है, उसका लुप्त हो जा रहा है, तो इसे को हम क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। फिर देखते हैं लास्ट वन, बहुव्रीहि समास। ये लास्ट है, 6 वन है ना, समास का छठा उदाहरण। हाँ, तो बहुव्रीहि समास की परिभाषा, वह समास जिसके समस्त पदों में, ठीक है, पूरे पद में कोई भी पद प्रधान के रूप में ना हो तथा समस्त पद मिलकर किसी अन्य पद की ओर संकेत करते, उसे हम क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए एक बार और देख लीजिए, बहुव्रीहि समास, वह समास जिसके समस्त पदों में कोई भी पद प्रधान ना हो, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं है। ठीक है, हाँ, पद प्रधान के रूप में ना हो तथा समस्त पद मिलकर किसी अन्य पद की ओर वो संकेत करते हैं। ठीक है, हाँ, ये क्या है बेटा, देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई भी पद प्रधान नहीं है। ठीक है, कोई भी पद प्रधान नहीं है, और ये जैसे मान लीजिए ये दो शब्द हैं, तो ये किसी तीसरे शब्द की ओर, इसके ओर ये संकेत कर रहे हैं। ये दोनों शब्द क्या है, किसी तीसरे की ओर संकेत कर रहे हैं, इसी की वजह से इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं है। जैसे उदाहरण देखिए, बहुव्रीहि समास के उदाहरण, गजानन, गजा से आनन, आनन वाला, तो यानी कि क्या हो गया, देखिए जैसे देखिए, त्रिलोचन, 3 आँखों वाला। ठीक है, अभी इधर और स्पष्ट आपको बता देगा ये। जैसे देखिए, गजानन, गज से आनन वाला, तो गज से आनन वाला यानी कि ये किसकी ओर संकेत कर रहा है, गणेश भगवान की तरफ ये संकेत कर रहा है, गज से आनन वाला। ठीक है, फिर देखिए, त्रिलोचन, 3 आँखों वाला, यानी कि शंकर जी के पास 3 आँखें हैं। ठीक है, तो त्रिलोचन यानी कि 3 आँखों वाला। ठीक है, देखिए आप द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास में कभी कंफ्यूज तो होंगे नहीं, क्योंकि इसमें जैसे मान लीजिए त्रिलोचन है, तो यहाँ पे 3 का बोध हो रहा है, 3 आँखों वाला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ये किसी और के तरफ ये संकेत कर रहा है, किसी तीसरे शब्द के तरफ ये संकेत कर रहा है ना। और द्वंद्व समास में क्या था, वो किसी तीसरे शब्द के तरफ नहीं संकेत कर रहा था, वो एक समूह में था और उसका पहला पद सिर्फ संख्यावाचक था, है ना। और ये क्या है, तीसरे पद की तरफ संकेत कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, गणेश हो गया। ठीक है, गणेश जी को, है ना। ठीक है, और फिर त्रिलोचन यानी कि 3 आँखों वाला से क्या हो गया हमारा, ये शंकर भगवान का हो गया, है ना। फिर देखते हैं दशानन, 10 है आनन जिसके। ठीक है, तो यानी कि 10 आनन किसके हैं, अभी बता दूँ। चतुर्भुज, 4 है भुजाएं जिसकी। ठीक है, चलिए यहाँ पे बता रहे हैं। जैसा कि आप देखा ऊपर दिए गए शब्दों में कोई भी पद प्रधान नहीं था। कोई पद प्रधान था, आप कहोगे नहीं था। दोनों ही पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हैं ना। हम देख सकते हैं कि पूर्व पद एवं उत्तर पद मिलकर गणेश की तरफ इशारा कर रहे हैं। जैसे पूर्व पद और उत्तर पद क्या है, वो किसी तीसरे शब्द की तरफ इशारा कर रहे हैं, यानी कि वो गणेश जी को संकेत कर रहे हैं। गणेश का गज के समान आनन है ना। हम यह भी जानते हैं कि जब 2 पद प्रधान नहीं होते तो वहाँ बहुव्रीहि समास, जब कोई भी पद प्रधान नहीं होता तो वहाँ क्या है, बहुव्रीहि समास है। यह उदाहरण बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे और भी उदाहरण देख लीजिए। चतुर्भुज यानी कि 4 है भुजाएं जिसके, यानी कि 4 भुजाएं किसकी हैं, विष्णु जी की हैं। आप देखना, जब वो नाग पे बैठे रहते हैं तो उनकी 4 भुजाएं हैं, है ना। तो यही चीज़ वो बताया है।
तो ऊपर दिए गए उदाहरण में आप देख सकते हैं कि समस्त पद में से कोई भी पद प्रधान नहीं है एवं दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर इशारा कर रहे हैं। हम जानते हैं कि विष्णु भगवान की 4 भुजाएं होती हैं और यह दोनों पद मिलकर भगवान विष्णु की तरफ इशारा कर रहे हैं, है ना। ठीक है, और कर रहे हैं। हम यह भी जानते हैं कि जब दोनों पद प्रधान नहीं होते तो वहाँ बहुव्रीहि समास होता है, अतः यह उदाहरण बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है। ठीक है, समझ में आया। और फिर मान लीजिए कि त्रिलोचन, 3 आँखों वाला। त्रिलोचन को हम क्या कहेंगे? 3 आँखों वाला, यानी कि शिव जी के पास ही क्या है, शिव कहो या शंकर कहो कि ये भी कन्फ्यूज़न ना हो जाए कि देखो शंकर कह रही थी शिव लिखा है ना, तो शंकर जी को ही शिव कहते हैं। ठीक है, तो त्रिलोचन 3 आँखों वाला, है ना। तो 3 आँखों वाला कौन है? किनके पास 3 आँखें हैं? तो शंकर जी के पास 3 आँखें हैं। तो ये तीसरे पद की तरफ संकेत कर रहा है। तो यहाँ देख लीजिए, जैसे कि आप ऊपर दिए गए उदाहरणों में देख सकते हैं कि पूर्व पद एवं ऊपर पद कोई भी पद क्या है, प्रधान नहीं है ना। ठीक है, और यह दोनों पद मिल के बाद किसी दूसरे पद और संकेत कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है बेटा। यहाँ पे दशानन, अब देखते हैं दशानन, यानी कि 10 आनन किसके हैं? तो रावण के क्या हैं? 10 आनन हैं। ठीक है बेटा, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए कितने अच्छे से हम समझे। जब मैं छोटी थी तो मैं ये समझती थी कि कैसे पता चलेगा कि 10 आनन किसके हैं, वो तीसरी पद की तरफ तो संकेत कर रहा है, लेकिन अब पता चला कि हाँ 10 जैसे सिर जो हैं वो किसके हैं? रावण के हैं, है ना। तो वही है, जैसे कि आप ऊपर दिए गए उदाहरण में देख सकते हैं कि पूर्व पद एवं उत्तर पद 10 एवं आनन में से कोई भी पद क्या है? प्रधान नहीं है। और यह दोनों पद मिलने के बाद किसी दूसरे पद यानी कि दशानन जी की, यानी कि रावण के नाम है, उसकी ओर संकेत कर रहे हैं। हम यह भी जानते हैं कि जब दोनों पद प्रधान नहीं होते तो क्या होता है? बहुव्रीहि समास होता है। जब दोनों पद प्रधान नहीं होते तो क्या होता है बेटा? बहुव्रीहि समास होता है। यह उदाहरण भी बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आएगा, है ना। प्रश्न देखो कैसे प्रश्न पूछते हैं एग्जाम्स में। बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं? तो वह समास जिसके समस्त पदों में कोई भी पद प्रधान पद के रूप में ना हो। ठीक है, कोई भी पद क्या है बेटा? 0 पद, यानी कि कोई भी पद प्रधान नहीं है तथा समस्त पद मिलकर किसी अन्य पद की ओर संकेत कर रहे हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास, है ना। फिर द्वंद्व समास का उदाहरण एक बार ये याद कर लीजिए, है ना। द्वंद्व समास, तो जब किसी समस्त पदों में दोनों पद प्रधान हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जब किसी समस्त पदों में दोनों पद क्या है? प्रधान है, तथा दोनों पद को मिलते समय और अथवा एवं आदि शब्द को हो, ऐसे शब्द को हम द्वंद्व शब्द के समास कहते हैं। द्वंद्व समास में योजक चिन्ह नहीं होते हैं। ठीक है, द्वंद्व समास में क्या है बेटा? योजक चिन्ह नहीं होते और इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे मैं बता दूं, भाई और बहन। ठीक है, तो भाई भी प्रधान है और बहन भी प्रधान है, तो ये किसका उदाहरण है? द्वंद्व समास का उदाहरण है ना। फिर देखते हैं कर्मधारय समास के बारे में। ठीक है, कर्मधारय समास के बारे में कि कर्मधारय समास किसे कहते हैं? वह समास जिसका पहला पद, ठीक है, वह समास जिसका प्रथम पद विशेषण हो तथा दूसरा पद क्या है? उसकी विशेषता बता रही हो, विशेष से है, उसे हम क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। दूसरे शब्दों में प्रथम पद उपमान या फिर उपमेय हो, उसे हम क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है, आशा यही करती हूँ बेटा कि आपको बहुत अच्छे से सब समझ में आया हो। ठीक है, जैसे तो आज हम क्या पढ़े हैं कि समास के बारे में हम जाने। इसके अलावा आपने जाना कि समास के भेद और भी बहुत कुछ आपने। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया हो, है ना। और फिर क्या है बेटा, इसमें से मैं यही कहूँगी कि एक बार आप मन करे तो रिवीज़न कर लो, है ना। कि देखिए यहाँ पे छूटा क्या है? छूटा ये है अव्ययी भाव समास, है ना। यही ना छूटा है कि अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, है ना। तो अव्ययी भाव समास जिसका प्रथम पद प्रधान होता है उसे हम क्या कहते हैं?
अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिसका प्रथम पद समास होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, यथा शक्ति। ठीक है, यथा शक्ति। तो यथा, देखिए क्या लिख दिए हैं, एक सेकेंड, चलिए, ये यथा शक्ति है ना, तो ये मिलके क्या हो जाएगा, यथा शक्ति हो जाएगा। और यही पद यथा क्या है बेटा, यही पद क्या है हमारा, प्रधान है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हाँ, और हो सके तो प्लीज़ चैनल्स को अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि उन्हें समझ में आए समाज के बारे में कोई भी एक हमारा क्या है, एक टॉपिक कंप्लीट हो जाए, है ना, एक टॉपिक कंप्लीट हो जाए। ये कि हम लोग समाज के बारे में कोई कन्फ्यूज़न ना बचे, उसके बाद आप जो कहोगे वो। और अगर ये देखो, एक तो आपको क्लियर हो गया होगा, और नेक्स्ट वीडियो मैं ये चाहती हूँ कि समाज का ही एक ट्रिक ला दूँ। ठीक है, जो आपको 1 सेकेंड में, जैसे एक तो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया है ना, कि समाज क्या है इसके बारे में, है ना। फिर तत्पुरुष समाज के कितने भेद हैं, तो बेटा कितने भेद हैं, तत्पुरुष समाज के 6 भेद हैं। तो जिसको भी नहीं समझ में आया होगा वो उसको एक शॉर्ट ट्रिक ला देंगे, 1-2 मिनट का वीडियो, तो वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, है ना। तो क्या है, 1 सेकेंड बेटा, तो उससे क्या है बेटा, आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, तो मैं ये सोच रही हूँ कि आप एक बार ये सारा चीज़ देख लीजिए, समास किसे कहते हैं। बस 1-1 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं। समास विग्रह, फिर समास के भेद, और फिर तत्पुरुष समास। चलिए ये देख लेते हैं, है ना, क्या झूठ में टाइम वेस्ट करना, है ना। जैसे मान लीजिए समास किसे कहते हैं, तो जहाँ हम यहाँ क्या है, संक्षेप कर देते हैं, यानी कि छोटा रूप कर देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, समास कहते हैं। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संग्रह होता है, सम्मेलन होता है, संक्षेप यानी कि मिश्रण इत्यादि। ठीक है, और फिर समास किसे कहते हैं, जैसे दूसरे शब्दों में देख लीजिए, हम जैसे जहाँ पर कम से कम शब्दों का प्रयोग हो, यानी कि संक्षेप, कम से कम शब्दों का प्रयोग हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, समास करके अधिक अर्थ को या फिर अधिक अर्थ वाले को शब्द को प्रकट किया जा सकता है, उसे हम समास कहते हैं। ठीक है, फिर देख लेते हैं आपका समास का उदाहरण, जैसे राज का महल, तो यहाँ पे क्या हो गया, राजमहल। ठीक है, राजमहल हो गया, है ना। तो ये राजमहल क्या हो गया, जैसे ये संक्षेप हो गया, राज का महल, तो यहाँ राज का महल बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया, तो यही संक्षेप हो गया हमारा, है ना। फिर देख लेते हैं समस्त पद के बारे में। जब किसी शब्द का समास के नियमों से बनाया जाता है तो वह समस्त पद कहलाता है। समस्त पद को समासिक पद भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे समासिक पद इसके आगे प्रयोग हुआ है तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे पूर्व पद और उत्तर पद समझ लीजिए। समासिक शब्द के पहले पद को, हाँ, जो पहला पद है उसे हम पूर्व पद कहते हैं, और जो दूसरा पद है उसे हम क्या कहते हैं, अंतिम पद कहते हैं। ठीक है, दूसरे पद को क्या कहते हैं, अंतिम पद, और पहले पद को क्या कहते हैं, पूर्व पद। ठीक है, फिर समास विग्रह, यानी कि भाई और बहन। ठीक है, तो भाई बहन अगर ऐसे लिखा रहेगा तो उसको अगर कोई कह दे कि भाई बहन का विग्रह करो, तो आप क्या यहाँ पे और लगा दोगे, तो यहाँ पे विग्रह हो गया, समास भाई और बहन, तो ये क्या हो गया, विग्रह हो गया, है ना। और फिर मान लीजिए कि जैसे और भी उदाहरण देख लीजिए, माता। ठीक है, यहाँ पे देखिए माता और क्या है, पिता। ठीक है, और पिता। ठीक है, तो और का क्या है, लोप, जैसे मान लीजिए और क्या है यहाँ पे लगा दिया आप, तो ये समास विग्रह हो गया माता पिता का, है ना। समास विग्रह हो गया किसका, माता और पिता का। और यहाँ पे समास के भेद जरूर देख लीजिए, 6 भेद, ये अक्सर पूछता है कि समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। कौन कौन से, तो तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, जिंगु समास, द्वंद्व समास, और फिर बहुव्रीहि समास। ठीक है, ज़्यादा जल्दी बोल दिए क्या, रुकिए धीरे से बोल देते हैं।
तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास और फिर बहुव्रीहि समास। ठीक है ना। यहाँ पे बेटे एक बार तत्पुरुष समास पढ़ लेते हैं। तत्पुरुष समास की परिभाषा, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट में आ जाता है, ये बार बार पूछता है। वह समास जिसका उत्तर पद प्रधान होता है उसे हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे का, के, की, में पर इसका क्या है, लोप हो जा रहा है। जैसे यहाँ पे आपने याद किया होगा कर्ता ने, ठीक है, कर्म को, हाँ, करण से, आपादान के लिए, ठीक है, संप्रदान में पर है, अरे यही सब है। ये क्या है, कारक है। इसी को हम क्या कहते हैं, कारक कितने होते हैं, तो कारक हमारे 8 होते हैं। जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, अपादान के लिए, संप्रदान, ठीक है, यही सब क्या है बेटा, हमारा कारक है। और तत्पुरुष समास के उदाहरण देख लीजिए। मूर्ति को बनाने वाला मूर्तिकार, काल को जिताने वाला कालजयी, राजा को धोखा देने वाला राजद्रोही, है ना। देखिए यहाँ पे आप पहचानो कैसे, जैसे मूर्तिकार है तो मूर्तिकार क्या करता है, मूर्ति को जो बनाता है ना, तो मूर्ति को बनाने वाला, तो को इसमें आ गया, तो इसका पहचान है कि जिसमें कारक चिन्ह आए वो क्या है, तत्पुरुष समास है। ठीक है, जो ठीक है, तो यहाँ पे क्या है बेटा, जैसे को, ये सब क्या है, कर्म, जैसे कर्म को, करण से, ये सब कारक चिन्ह है। को, से, में, पर, है ना, ये सब कारक चिन्ह है। तो ये सब आते हैं तत्पुरुष समास के अंतर्गत। तो इसी से हम पहचानते हैं कि ये तत्पुरुष समास है। ठीक है, फिर देख लेते हैं तत्पुरुष समास के भेद। तो टोटल कितने हैं, 6 भेद होते हैं, है ना। तो कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष या फिर अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, और फिर देख लेते हैं करण तत्पुरुष। जैसे देखिए, जैसे यहाँ कर्म तत्पुरुष में क्या है, को, कर्म, कर्ता ने कर्म को, है ना, तो यहाँ पे को चिन्ह का लोप हो गया, यानी कि ग्रंथकार, तो ग्रंथ को लिखने वाला। ठीक है, तो को का क्या है, सिर्फ उसी का तो लोप हुआ है, तो वही चीज़ है। और फिर यहाँ पे संप्रदान देख लीजिए, आपादान देख लीजिए, है ना। जिसमें डाउट हो उसको एक बार बता दीजिए, है ना। फिर अव्ययीभाव समास, ये बहुत बार पूछता है, मैं इसी को ज़रूर से कहूँगी कि आप एक बार ध्यान से देख लें। जिस समास में पहला पद यानी कि पूर्व पद क्या होता है, अव्यय होता है या फिर प्रधान होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, अव्ययीभाव समास कहते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण देखिए, जैसे यथा धन शक्ति, यथा शक्ति। ठीक है, तो यथा क्या है हमारा, ये पहला पद है जो कि ये प्रधान है। ठीक है, हाँ, और फिर मान लीजिए, जैसे देखिए यहाँ पे अव्यय जरूर देख लीजिए। अव्यय बहुत बार पूछता है कि अव्यय की परिभाषा क्या है। तो जिन शब्दों पर लिंग, कारक, काल आदि शब्दों में से भी कोई प्रभाव ना हो, इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अव्यय को क्या है बेटा, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो उसको ये प्रभाव ना हो, जो अपरिवर्तित रहे, वे शब्द क्या है, अव्यय हैं। ठीक है, जैसे ये लिंग हैं तो इसे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ये नहीं बदलता है। अव्यय में क्या है बेटा, लिंग भी नहीं बदलता है, फिर कारक भी है वो ज्यों का त्यों ही रहता है, और काल भी है वो ज्यों का त्यों ही रहता है। तो वही चीज़ है यहाँ पे, है ना। तो अव्यय में ये सब चीज़ें जो हैं वो नहीं बदलती हैं। और अव्ययीभाव समास का उदाहरण जैसे आ जन्म, तो आ क्या है, ये प्रधान है, पहला पद क्या है, ये प्रधान है। ठीक है, और यथामति में क्या है पद, ये यथा जो है ये पहला पद है और ये क्या है, प्रधान है। ठीक है, प्रतिदिन में क्या है, दिन, दिन, ये क्या है, प्रधान है। ठीक है, तो वही चीज़ें हैं। अब कुछ क्वेश्चंस मैं सोच रही हूँ करा। देखिए, भाई व बहन में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। क्यों, क्योंकि भाई
और बहन, आप विग्रह करेंगे तो क्या होगा, भाई और बहन होगा, है ना। तो और लग गया, तो इसकी वजह से क्या है, यहाँ पे द्वंद्व समास होगा। ठीक है। फिर निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए। तो सप्ताह है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहला पद क्या है, संख्यावाचक है, और संख्यावाचक, जब पहला पद संख्यावाचक होता है तो वहाँ पे क्या, कौन सा समास होता है, द्विगु समास होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से ये है। ठीक है, अब देखते हैं 14वां प्रश्न, चतुर्भुज में कौन सा समास है। तो चतुर्भुज में हमारा तत्पुरुष समास तो है नहीं, द्वंद्व समास तो है नहीं, कर्मधारय समास है नहीं, बहुव्रीहि समास है। चतुर्भुज में क्या, कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है। क्यों? क्योंकि 4 है भुजाएं जिसकी, तो 4 भुजाएं किसकी हैं, तो 4 भुजाएं हमारा विष्णु जी की हैं। तो 4 भुजाएं किसकी हैं, विष्णु जी की हैं। तो इसकी वजह से ये क्या है, चतुर्भुज जो है हमारा वो बहुव्रीहि समास है। ठीक है, और अब देखते हैं क्या, चक्रपाणी। तो चक्रपाणी में कौन सा समास है, तो चक्रपाणी में तत्पुरुष समास है नहीं, अव्ययीभाव समास है नहीं, बहुव्रीहि समास है। क्यों? क्योंकि चक्रपाणी किसके पास, चक्र किसके पास है, तो अर्थात विष्णु जी के पास है हमारा चक्र। तो इसकी वजह से क्या है, ये चक्रपाणी जो है वो बहुव्रीहि समास होगा। क्यों? क्योंकि किसी तीसरे पद की तरफ संकेत कर रहा है ना, क्योंकि ये किसी तीसरे पद की तरफ संकेत कर रहा है, इसकी वजह से ये क्या है, बहुव्रीहि समास है। तन मन धन में कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास है। तन मन धन में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। क्यों तन मन धन में द्वंद्व समास है, ठीक है, तो यहाँ पे तन मन धन में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास है, क्यों? क्योंकि तन, ठीक है, हाँ, वमन और धन और लग गया। ठीक है, और यहाँ पे योजक चिन्ह सबसे बड़ी पहचान है द्वंद्व समास की, योजक चिन्ह होना। अगर योजक चिन्ह होता है तो फिर द्वंद्व समास ही रहता है। ठीक है, फिर त्रिफला में कौन सा समास है, ये देखते हैं। तो त्रिफला में क्यों द्विगु समास है, ये देखते हैं। ठीक है, ये तो पता है सबको कि क्लियर है कि त्रिफला में द्विगु समास है, यानी कि 3 फल। ठीक है, 3 है, तो इसी वजह से त्रिफला में क्या है, 3 है, तो ये द्विगु समास का क्या है, उदाहरण है। क्योंकि यहाँ पे पहला पद क्या है, संख्यावाचक है। ठीक है, पहला पद अगर संख्यावाचक हो तो वो क्या होता है, द्विगु समास ही होता है। ठीक है, फिर देखते हैं मुख दर्शन में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है। ठीक है, मुख दर्शन, मुख का देखिए, क्योंकि क्यों तत्पुरुष समास है, मुख का योजक चिन्ह लग गया, मुख का दर्शन, तो इसी के वजह से तत्पुरुष समास है। का लोप हो गया, इसकी वजह से क्या है, तत्पुरुष समास है। ठीक है, फिर देखते हैं दीनानाथ में कौन सा समास है। तो दीनानाथ में क्या है हमारा, दीनानाथ में हमारा द्वंद्व समास है। ठीक है, दीनानाथ में कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। ठीक है, बाय मिस्टेक हो गया। दीनानाथ में कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। क्यों? क्योंकि देखिए, दीनानाथ में क्यों कर्मधारय समास है, क्योंकि यहाँ पे पहला पद क्या है, विशेषण है, और दूसरा पद क्या है, विशेष्य है। हाँ, उपमा और उपमेय है, इसी के वजह से क्या है, यहाँ पे कर्मधारय समास है। ठीक है, फिर यहाँ पे 20 वाला क्वेश्चन देखिए, निशाचर में कौन सा समास है। ठीक है, निशाचर में कौन सा समास, बहुव्रीहि समास है, अव्ययीभाव समास है, कर्मधारय समास है, या फिर नियत समास है। तो ऐसे ही बता दे रही हूँ आपको कि यहाँ पे ये लास्ट वाला ऑप्शन तो गलत ही हो जाएगा, क्योंकि ये कोई समास नहीं है, बहुव्रीहि समास है। ठीक है, क्योंकि ये तीसरे पद की तरफ संकेत कर रहा है ना। यहाँ पे 21 देखिए, पाप पुण्य में कौन सा समास है। ठीक है, तो द्वंद्व समास है, या फिर कर्मधारय समास है, या फिर हाँ, द्वंद्व समास है, या फिर कर्मधारय समास है, या फिर तत्पुरुष समास, या फिर बहुव्रीहि समास है।
तो कौन सा समास है इसमें? तो यहाँ पे क्या है? द्वंद्व समास है। पाप पुण्य, क्यों? क्योंकि इसमें योजक चिन्ह लगा है, तो पाप और फिर क्या हो जाएगा? और लग जाएगा, पाप और पुण्य, तो यहाँ पे क्या हो गया? द्वंद्व समास हो गया। ठीक है। यहाँ पे विद्यार्थी, विद्यार्थी में अव्ययभाव समास नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आप बताइए, तत्पुरुष समास है, फिर कर्मधारय समास, या फिर बहुव्रीहि समास है, या फिर द्विगु समास है? तो कौन सा समास है? तो यहाँ पे हमारा तत्पुरुष समास है। विद्यार्थी, है ना? तो आप संधि विच्छेद करके देख लीजिए कि यहाँ पे विद्यार्थी में तत्पुरुष समास ही है। ठीक है। नवग्रह में कौन सा समास है? ठीक है। नवग्रह में कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास, द्विगु समास, या फिर तत्पुरुष समास है? तो सबको पता होगा कि नवग्रह में जो है हमारा द्विगु समास ही होगा। नवग्रह में हमारा क्या होगा? द्विगु समास होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पहला पद क्या है? नौ है। हाँ, नौ क्या है? संख्यावाचक है। तो पहला पद क्या है? अगर संख्यावाचक हो तो वो क्या होगा? द्विगु समास होगा, है ना? देखिए, सही है आंसर आपका। सॉरी। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे अब देखेंगे विशेषण तथा विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है। ठीक है। जिसमें विशेषण और विशेष्य होता है, तो आपने परिभाषा पढ़ी है कि कौन सा समास होता है विशेषण और विशेष्य के योग से। तो यहाँ पे कर्मधारय समास होता है। ठीक है। द्वंद्व समास नहीं होता, द्विगु समास भी नहीं होता। विशेषण और विशेष्य से कर्मधारय समास ही होता है। देखिए, क्लियर कर लें। यहाँ पे देखिए, कर्मधारय समास करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है। तो ऐसे आपको समझ में आ गया होगा, है ना? फिर देख लेते हैं गौशाला में कौन सा समास है। ठीक है। गौशाला में बेटा कौन सा समास है? कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास है, या फिर तत्पुरुष समास है, या फिर द्विगु समास है? तो गौ के लिए शाला, तो यहाँ पे क्या है? तत्पुरुष समास है। गौ के लिए शाला क्या है? तत्पुरुष समास है। ऐसे ही अपने आप में क्वेश्चन पुटअप करिए, गौ के लिए शाला, तो तत्पुरुष समास होगा। देखिए, आंसर क्लियर करें आपको। देखिए, एक सेकेंड, क्लियर कर रहे हैं। देखिए, तत्पुरुष समास है ना। फिर देखते हैं 26वें, नौरोत्तम में कौन सा समास है? तो एक सेकेंड, नौरोत्तम में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, या फिर तत्पुरुष समास, या फिर कर्मधारय समास है, या फिर अव्ययीभाव समास है? तो नौरोत्तम में तत्पुरुष समास है ना? नौरोत्तम में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है ना? फिर आते हैं 27वें वाले प्रश्न पे। पीताम्बर में कौन सा समास है? तो पीताम्बर में पीला है, अंबर। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? देखिए, यहाँ पे बहुव्रीहि समास होगा। पीला है, अंबर, तो किसका है ना? तो ये तीसरे शब्द का क्या है? बोध करा रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ पे बहुव्रीहि समास होगा। फिर 28वां वाला प्रश्न देखिए, पंचवटी में कौन सा समास है? तो पंचवटी में बहुव्रीहि समास है, या फिर तत्पुरुष समास, या फिर कर्मधारय, या फिर द्विगु समास। ठीक है। तो पंचवटी में द्विगु समास है। क्यों? क्योंकि पहला पद जो है वो संख्यावाचक है। पहला पद क्या है? संख्यावाचक है, जो कि 5 का बोध कर रहा है ना? तो इसीलिए वो पंचवटी जो है वो द्विगु समास है। देशांतर में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। ठीक है। या फिर कर्मधारय समास है, या फिर तत्पुरुष समास है, या फिर द्विगु समास है? तो देशांतर में हमारा जो है वो तत्पुरुष समास है। ठीक है। तत्पुरुष समास है, क्योंकि यहाँ पे योजक चिन्ह का जो है वो लोप हो रहा है। ठीक है, इसीलिए वो तत्पुरुष समास है। देवासुर में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है, या फिर बहुव्रीहि समास है, या फिर द्वंद्व समास है, या फिर कर्मधारय समास है? तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। सॉरी, द्वंद्व समास है। हाँ, ठीक है। फिर 31 वाले आंसर पे आते हैं। ठीक है। देखिए, यही लास्ट होगा। ठीक है। जितेंद्रिय में कौन सा समास
है। तो द्वंद्व समास है या फिर बहुव्रीहि समास या फिर तत्पुरुष समास या फिर कर्मधारय समास है। तो जितेंद्रिय में जो है हमारा वो बहुव्रीहि समास है। जितेंद्रिय में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। एक और बस लास्ट देख लेते हैं। अन्यास अनायास में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, नित्य समास है, अविभाव समास है, द्वंद्व समास है। तो दूसरा तो ऐसे इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा समास होगा? ओह सॉरी, दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर से लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है, ये आज की क्लास आपको कैसी लगी तो एक बार लाइक कर दीजिए, और अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट सेशन में ज़रूर बता दीजिए कि क्लास कैसी लगी। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस जो है चैनल को शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी आज इस क्लास को देखें और काफ़ी चीज़ जो है वो क्लियर हो जाए, है ना? समझ रहे हैं? काफ़ी चीज़ जो है वो क्लियर हो जाए। तो प्लीज़, और पता है हिंदी के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो एक बार ज़रूर आप उन सारे क्वेश्चंस को ज़रूर देख लीजिए। वीडियोस काफ़ी प्लेलिस्ट में डली हुई हैं। तो एनवायरनमेंट भी आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। हाँ, डीएलएड बीएड का हर एक सब्जेक्ट आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, ताकि क्योंकि डेली यहाँ पे क्लासेस चलती हैं, तो आप डेली जैसे सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, है ना, कोई भी क्लासेस का। ठीक है, तो प्लीज़ आप यही करना कि सारे पहले हिंदी के जितने भी होंगे वो कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, तो इससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। आपका हिंदी का रिवीजन इसी चैनल से हो जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।